हेडिंग दो। प्लगिंग चल देखो भाई, प्लगिंग में करना क्या हम लोगों को, अगेन अरे सुनो, हम लोग करना क्या है, किन्हीं दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर देना, किन्हीं दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर देना। अच्छा उसमें थोड़ा सा याद करो, करते क्या है, आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, फ्लक्स तो प्रेजेंट होता है, बोला फ्लक्स तो प्रेजेंट होता है, जब जीरो स्पीड पे पहुंचते हो उसके बाद वो उल्टा भी रोटेट करने लगता है, यही काम होता है ना वहां पे, सेम वैसा ही है, अलग नहीं है। हम किए क्या कि नहीं, मशीन रोटेट कर रहा था, मान के चलो वहां पे पहले ना आर वाई बी सप्लाई दिया हुआ था, आर वाई बी फेज सीक्वेंस सप्लाई दी हुई थी, ठीक है ना। हुआ क्या, जो रोटेट कर रहा था तो मान के चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि वो आर वाई बी से अगर फ्लक्स बना, मान के चलो वो क्लॉकवाइज बना है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज तो रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगा। हम किया क्या कि नहीं, दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिए, दो टर्मिनल को इंटरचेंज, मतलब कि अब सीक्वेंस क्या हो गया, आरबीवाई हो गया। तो अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो अभी भी मोटर तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, नेट से चलते अभी भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही है, लेकिन आर्मी की डायरेक्शन किधर हो गई, उल्टी हो गई, आर्मी की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो इसी के समय स्लिप क्या हो गया, एक से ज्यादा, याद आ गया, वो स्लिप हो गया एक से ज्यादा, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है, तो अब तो रिलेटिव स्पीड जो स्लिप स्पीड है वो ns प्लस nr हो गई सर, वो तो ns बहुत ज्यादा हो गई, तो ईएमएफ भी ज्यादा बना और टॉर्क भी बना, लेकिन अब टॉर्क क्या करेगा, उस वाले ईएमएफ का अपोज करेगा, और होगा क्या कि सिंस ये उल्टा घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, ये तो इसको अचीव करना चाहेगा, तो तुरंत जीरो पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम वहां पर मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगाए तब क्या होगा, वो फिर उल्टा वाला डायरेक्शन पकड़ लेगा, वो क्योंकि सप्लाई तो तुम उल्टा कर रखे हो ना। तो इसमें भी यही काम करना है कि तुमको जीरो स्पीड पे मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाना पड़ेगा। बोलो, नहीं लगाया तो वो उल्टा घूमने लगेगा। हाँ तो अभी तो इंडक्शन मोटर ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, जब जीरो स्पीड पहुंच जाएगा उसके बाद वो इंडक्शन मोटर बन जाएगा, बोलना, और रोटेट किस में करने लगेगा, तो उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, हालांकि उधर कराना नहीं है हमको, तो स्पीड रोकना है ना जीरो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मैकेनिकल ब्रेकिंग नीड होगी, जैसे वहां पे था मैकेनिकल ब्रेकिंग की नीड हुई थी, यस ना, इसमें भी होती है, समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं लगाए मैकेनिकल ब्रेकिंग तो क्या होगा, उल्टा उधर भी घूमती है, यहाँ भी घूमेगी। अच्छा डायनामिक ब्रेकिंग में मैकेनिकल ब्रेकिंग की नीड नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती है। अब अंतर यह है कि कैसे किया जाता है, ये चेंज हो रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो डीसी मशीन है, ये एसी मशीन है, तो कैसे करना है, हाउ टू, ये चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा ये तो सेम होगा। बात समझ में आ रहा है, कैसे करना है ये तो चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ ये तो सेम होगा ना, नहीं समझ में आया। और कैसे करना है ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये एसी मशीन है, वो डीसी मशीन, समझ में आ गया, लिखिए प्लग। अच्छा प्लग इन का मीनिंग भी उस समय बताए थे, प्लग इन मतलब क्या करना, उल्टा करके इन कर देना, प्लग इन कर देना, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है, लिखो इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, in this method any two terminal of stator winding, in this method any two terminal of stator winding, in this method any two terminal of stator winding is interchanged, any two terminal of stator winding is interchanged, any two terminal of stator winding is interchanged, next point लिखोगे, hence phase sequence of supply get reverse, hence phase sequence of supply, hence phase sequence of supply, phase sequence of supply get reverse, hence phase sequence of supply get reverse, comma direction of RMF get reverted, direction of RMF, direction of RMF rotating magnetic field get reverted, direction of RMF get reverted, next point, next point, चलो अब क्या होगा बताओ, स्लिप क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा क्योंकि स्लिप स्पीड ns से बड़ा हो जाएगा, लिखोगे एट दिस टाइम
at this time, at this time, slip speed become ns plus nr. Slip speed become ns plus nr, ns plus nr. Hence slip become greater than 1. Slip become greater than 1. यहाँ slip become greater than 1. Slip become greater than 1. Next point. Next point. Hence rotor induced EMF. Hence rotor induced EMF. Rotor induced EMF circulate rotor current. Rotor induced EMF circulate rotor current. Hence rotor flux. Hence rotor flux. Hence rotor flux generate a torque. Hence rotor flux generate a torque who always try to rotate the rotor in the new direction of RMF. In the new direction of RMF. In the new direction of RMF. Hence speed reaches to 0. Hence speed reaches to 0. Hence speed reaches to 0. Next point. Speed reaches to 0. Next point. At zero speed, it requires mechanical braking. At zero speed, it requires mechanical braking. At zero speed, it requires mechanical braking. Otherwise, it requires mechanical braking. Otherwise, it start rotating in opposite direction. Otherwise, it start rotating in opposite direction. Otherwise, it start rotating in opposite direction. Regenerative braking. रिजेनेटिव ब्रेकिंग थोड़ा बताओ वो वाला डीसी मशीन वाला ओवरहॉलिंग लोड के समय स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ता है ना, जिसके चलते इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाता है और हमारा मोटर जो है जनरेटर में बदल जाता है। वो ऑलवेज नेचुरल फेनोमेना है। सही बात है भाई, वो नेचुरल फेनोमेना है और वो रोटर के स्पीड को जीरो नहीं करता, वो रेटेड पे मेंटेन करता है। समझ में आ रहा है? यही काम होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो अगेन वही चीज है, ये ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन है। मतलब कि जैसे कि एक ट्रेन ढलान पे है, ऑलरेडी तुमको समझ में आता है, तो मान के चलो ये ट्रेन है। अच्छा, वही वाला डायग्राम है सर, है ना बाबू? ये हो गया तुम्हारा ट्रेन, जो भी है मीनिंग नाम को, है ना? यहाँ से छुक 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 गाड़ी ले ओके ठीक है। तो ये आपकी जो भी है, ये ट्रेन है मान के चलिए, यहाँ पे आप सिग्नल ले सकते हैं, जो भी ग्रीन। अच्छा, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये ओवरऑल लोड कंडीशन है। जब भी आप इस ओवरऑल लोड कंडीशन में जाएंगे, एक्चुअली ये एक मोटर था, सुना दो, एक्चुअली एक मोटर था जिसकी स्पीड थी एनआर और वो नियर अबाउट थी एनएस के, बट लेस थी एनएस से। जैसे ये ढलान पे गया, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बोलना है या नहीं? और जैसे इसकी स्पीड ग्रेटर देन एनएस हुई, ये जनरेटर बन जाता है। बोलो है या नहीं? बोलो ना रे, ये जनरेटर बन जाएगा। और इस समय इसकी स्लिप हो जाएगी निगेटिव, स्लिप हो जाएगी निगेटिव,
अब ये टॉर्क जो लगा रहे थे उसका उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, पढ़ लिए सारा ये चीज पहले ही, स्लिप टॉर्क ये उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। अब ये करंट लेगा नहीं, करंट देने लगेगा, तो हेंस इसका नाम क्या है, जनरेटिव। रिजेनेटिव मतलब पावर या देने लगेगा, रिजेनेटिव। ब्रेकिंग क्यों, क्योंकि ये स्पीड को मेंटेन करेगा। जैसे स्पीड एनएस के पास आएगा, एनएस आएगा, है ना, जैसे एनएस आएगा फिर ईएमएफ जीरो, यानी कि जनरेटर खत्म हो गया, फिर जो उल्टा टॉर्क लग रहा था वो लगेगा नहीं, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, अरे बोलो ना, फिर बढ़ेगा तो पावर देगा, टॉर्क भी उल्टा लगाएगा। मतलब ये किस स्पीड को मेंटेन कराएगा, ये किस स्पीड को मेंटेन करवाएगा, ये एनएस को मेंटेन करवाएगा, एनआर को नहीं बेटा, एनएस को मेंटेन करवाएगा। समझ में ना, ये चाहेगा कि ऑलवेज एनएस पे बना रहा, यानी कि ये भी मशीन की रेटेड स्पीड मतलब एनएस स्पीड, उस स्पीड को मेंटेन करना चाहेगा। क्या ये स्लिप रिंग में हो सकता है, हो सकता है, अरे स्लिप रिंग में भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है प्लस का कुछ का, तो स्लिप तो सर इंडक्शन स्लिप रिंग में भी चेंज होगा, स्क्वायर के चेंज होगा। इसलिए जहां ढलान होते हैं वहां पे सीरीज मोटर यूज नहीं किया जाता इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है, और आज यही मोटर भी यूज किया जाता है। कौन सी मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी यूज किया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया यहाँ तक। इसकी ड्रॉबैक थी सीरीज वाले में, याद आ गया ना, क्योंकि वो उल्टा हो जाता था, फ्लक्स भी उल्टा, करंट भी उल्टा, तो उसी डायरेक्शन में यानी कि बढ़ाते चल जाएगा स्पीड, ये नहीं बढ़ाता, ये ओवरऑल लोड कंडीशन में स्पीड को मेंटेन करता है। आई होप कि ये नेचुरल फेनोमेना होगा, इसमें किसी भी तरह की आपको कुछ नहीं करनी, ये किसी भी मोटर के साथ हो सकता है, जैसे वो ढलान पे जाएगा वो जनरेटर बनेगा, सही, और बोलो ना है नहीं। तो ये आपकी रही रिजेनेटिव ब्रेकिंग। तो 3 ब्रेकिंग थे हमारे पास, डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, ब्रेक लगाता है लेकिन एनएस को मेंटेन करता है। हाँ, ब्रेक लगता है लेकिन एनएस को मेंटेन करने के लिए होता है, रेस्ट में जीरो को मेंटेन करने के लिए। यही रहती है। हाँ, एक्चुअल क्या होता है, हाँ एक्चुअल क्या होता है, जब आप ढलान पे जाओगे, जैसे ब्रिज पे चढ़े चल रहे हो, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जैसे बढ़ेगी वो रिजेनेटिव लगेगा, चार्ज ले लेगा। या फिर आप क्लच लगा दिए, एक्सीलरेटर छोड़ दिए, क्लच लगा दिए, तब भी तो स्पीड पकड़ रहता है, समझ रहे हो, फिर क्या करेगा वो पावर ले लेगा। इसी को होता है रिजेनेटिव ब्रेकिंग। ब्रेक लगाने के टाइम पे नहीं, देखो वो वाली दूसरी चीज है, तब जब तुम वो जो कह रहे हो ना, वो दूसरी चीज है। ब्रेक लगाने के समय जो पावर फीड होता है वो अलग चीज है, वो दूसरी चीज हो गया। एक्चुअल बताते हैं क्या है, जब वो ब्रेक लगाने के समय जो पावर फीड होता है, उसमें होता क्या है कि जब ब्रेक लगाने के लिए हम टायर में ना पुल्ली का यूज कर देते हैं, मोटर वाली पुल्ली का, क्योंकि ब्रेक लगाते समय ड्रम ब्रेक लो या कुछ भी तो घिसता है ऊपर से, वो भी ना पुल्ली को भी ना रोटेट करा देता है, रोटेट करेगा तो क्या करेगा वो पावर दे देगा, तो वो अलग चीज है, ये वाली अलग चीज। लिखोगे रिजेनेटिव ब्रेकिंग। अच्छा बनाओ इसको, सिगार, सिगार समझता है, समझता है, अरे आप लोग पहाड़ी लोग हैं, वो ज्यादा समझिएगा, है ना। अच्छा पहाड़ी लोग ज्यादा समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बोलो ना रे, बोल ही नहीं रहा, ज्यादा समझते हैं। पहाड़ी लोग जो है ना वो ज्यादा समझते हैं। ना 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 ना। चल देखो, लिखो, इन ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन, इन ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन, इन ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में, ट्रेन मूविंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ट्रेन मूविंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, समझ गए, अरे बोलो ना, ट्रेन मूविंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ट्रेन मूविंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ब्रैकेट बंद कर लोगे। हाँ, इन ओवरहॉलिंग लोड कंडीशन, ब्रैकेट में ट्रेन मूविंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट, स्पीड ऑफ मोटर
speed of motor become greater than ns, speed of motor become greater than ns, become greater than ns, become greater than ns, hence slip become negative, hence slip become negative, hence slip become negative, slip become negative. Next point, next point, that induction motor, next point, that induction motor, that induction motor start behaving as induction generator, start behaving as induction generator, start behaving as induction generator. Next point, start behaving as induction generator. Next point, next, it is natural phenomena, it is natural phenomena, it is natural phenomena, it is natural phenomena. Next point, it is, sorry, उसी में, it is natural phenomena where speed is maintained, where speed is maintained, where speed is maintained, synchronous speed, where speed is maintained, synchronous speed. Next point, speed is maintained, synchronous speed. Next point, it can be achieved in both, it can be achieved in both SCIM and SRIM, SCIM and SRIM, it can be achieved in both SCIM and SRIM, it can be achieved in both SCIM and SRIM. ठीक है, अगेन ये नेचुरल फेनोमेना है, यहाँ पे स्पीड कितनी मेंटेन होती है, ns, क्लियर हो गया, ये सारी मशीन में होगा और ये तब होगा जब ढलान पे जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नोट करके लिखना, नोट नोट, देखो बेटा एक तरीका और है ब्रेकिंग लगाने का, इसमें एक तरीका और है ब्रेकिंग लगाने का। मान लो, सुनो, मान लो हम फ्रीक्वेंसी को, हालांकि वो मेथड नहीं है, मान लो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किए, सुना ऐसे, मान लो हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किए तो एनएस कम हो गया, एनआर भी कम हो गया, फिर फर्दर रिड्यूस किए, फिर एनएस कम हो गया, फिर एनआर कम हो गया, इस तरह करके थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो स्पीड आ गया मान के चलो 50 आरपीएम आ गया, फिर हम छोड़ दिए कम करना, तो इनर्शिया के चलते ऑटोमेटिक रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। इस वाले ब्रेकिंग को कहा जाता है मैकेनिकल मैग्नेटिक ब्रेकिंग, समझ में आ रहा है। हालांकि ये यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई चाहिए होगी, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। तो और भी मेथड हमारे पास ब्रेकिंग के हैं, यूज नहीं किया था, बट इस तरह भी ब्रेक लगाया जा सकता है, लेकिन होगा क्या, वो धीरे 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 करके स्पीड डाउन होगा। समझ में आ गया? तो लिखिए, हाँ नोट करके लिखेंगे, लिखोगे, if frequency of stator winding, stator supply, if frequency of stator supply is reduced gradually, if frequency of stator supply is reduced gradually, if frequency of stator supply is reduced gradually, then speed also reduced gradually, then speed also reduced gradually, then speed also reduced gradually, called, then speed also reduced gradually, called magnetic braking, called magnetic braking, called magnetic braking. स्टार्टर, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, स्टार्टिंग, यही तो पर्पस है। उधर भी देख लो, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, स्टार्टिंग, पढ़े थे ना इस तरह से। चलो बताओ स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं? स्टार्ट करने के लिए,
लोग सब क्यों करते हैं पूछ रहे थे, स्टार्ट करने के लिए करते हैं, लिमिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग करंट 5 to 7 बहुत ज्यादा हाई नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा हाई तो डीसी मशीन में होता है, 35 गुना होता है ना डीसी मशीन में, बोलना इसमें उतना ज्यादा नहीं होता, बट होता जरूर है। तो कितना होता है? 5 to 7 टाइम, 5 to 7 टाइम ऑफ फुल लोड करंट होता है स्टार्टिंग करंट। इसलिए हम लोग एक इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। अच्छा बेटा देख रहे हो यहाँ पे जो करंट है ना बहुत ज्यादा नहीं है, अरे बहुत मतलब डीसी मशीन जैसा नहीं ना है, डीसी मशीन में कितना गुना होता है? 35 गुना, तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए जो छोटे मशीन है उनको डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, नोन एज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा, घर में जो छोटा छोटा मोटर होता है देखे वो इतनी वो डीसी मोटर होता है, बोलना डीसी मोटर होता है कि नहीं होता है? क्या उसको हम स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट लगाए थे, क्यों लगाए थे? क्यों लगाया था? क्योंकि वो तुरंत जीरो स्पीड से फुल स्पीड पहुंच जाता है, उसकी इनर्शिया नहीं होती, बहुत कम होती है रोटर की, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तुरंत अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो करंट कम हो जाता है। इसलिए जो छोटे रेटिंग के मोटर्स हैं, यहाँ देख रहे हो छोटे रेटिंग के मोटर्स हैं, उनमें करते कि हम डीओएल स्टार्टिंग लगाए थे, जैसे घर में सब डीओएल स्टार्टिंग, ये डायरेक्ट ऑन करते हो स्टार्ट हो जाता है, या स्टार्टर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, स्टार्टर लगाएंगे भाई बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो छोटे रेटिंग के मशीन है और जिसपे लोड नहीं है, ठीक है, जिसपे लोड, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग करंट होता है ना, जिसपे लोड नहीं है यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए, जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम चाहिए, लोड नहीं है जिसमें, हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट छोटे रेटिंग के मशीन को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डीओएल स्टार्टिंग। बहुत कम है, लिप्स है बहुत कम, लेकिन वो बढ़ते जाता है, जब स्पीड बढ़ते जाएगा ना तब बढ़ता है स्पीड लोड, समझे क्या बोले? जितने वो हवा को काटेगा, लिप्स इस तरह होता है ना टेढ़ा, उतना हवा को काटेगा फास्ट, उतना लोड बढ़ता है इसमें, ये एन के स्क्वायर इसका लोड बढ़ता है, समझ रहे हो क्या? ये फिक्स लोड का मशीन है, समझे क्या बोले हम? हाँ विंडेज लॉस के चलते इसमें। अच्छा तो क्या बोल रहा है, स्टार्टर की नीड हमको इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 5 to 7 टाइम होता है, ऑलरेडी देखे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे इक्वेशन एक लिखे हुए हैं, देखिएगा बेटा यहाँ, टी स्टार्टिंग बाई टी एफ एल इक्वल टू आई स्टार्टिंग बाई, याद आ गया, आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल, ये इक्वेशन लिखे हुए थे हम लोग। और यहाँ से क्या दिखा था, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि जो सर स्टार्टिंग करंट है वो ना नियर अबाउट होता है 5 to 7 टाइम्स ऑफ आई एफ एल के, याद आ गया? किसके लिए? फॉर टी स्टार्टिंग इज नियर अबाउट 1.5 टाइम ऑफ टी एफ एल, याद आ गया? और तुमको पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना वो ज्यादा चाहिए होगा, हाँ भाई स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होगा फ्लो से, ये तुम पढ़ चुके हो पहले, तो ये हमको ऑलरेडी कंडीशन पता है। ओके, तो इसलिए हमको स्टार्टर की नीड होती है क्योंकि स्टार्टिंग करंट कितना होता है 5 to 7। तो पर्पस क्या है हमारा स्टार्टर का? स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना एट टाइम ऑफ स्टार्ट, ठीक, लिखो इसको, लिखोगे और पॉइंट लिखते हैं। कल सैटरडे है, सैटरडे है ना, ठीक, लिखो, हो गया? स्टार्टिंग करंट ऑफ, स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टिंग करंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, starting current of three phase induction motor is near about 5 to 7 time of, is near about 5 to 7 time of full load current, is near about 5 to 7 time of full load current, full load current, hence
we need a starter, hence we need a starter, hence we need a starter to start an induction motor, to start an induction motor, and to start an induction motor. The first, that is direct online starter, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अच्छा, इसी को शॉर्टकट में डीओएल कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन को डीओएल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। घर में लगा हुआ तुम्हारे घर में लगा होगा, ये पंप लगा है पानी चढ़ाने वाला ना, उसमें ये दो बेटम है, ग्रीन अरे बोल भी नहीं करता है, एंड रेड होता है। ये इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, इसको बोलते हैं स्टॉप बटन, इसको बोलते हैं ऑन बटन, इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है। घर में लगा हुआ है, अरे बोलना है नहीं, इस यही है डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ये करता कुछ नहीं है, जैसे आप ग्रीन वाले को प्रेस करते हो, ये डायरेक्ट वोल्टेज को कनेक्ट कर देता है, डायरेक्ट वोल्टेज को कनेक्ट कर देता है। कहां पे? मोटर के अक्रॉस डायरेक्ट वोल्टेज कनेक्ट कर देता है। इसमें ना कॉइल होता है, कॉइल कॉन्सेंट्रेटेड कॉइल होता है इसमें। इस कॉइल के चलते होता क्या है, जब इसमें करंट जाता है, एक बार करंट गया मैग्नेट बन जाता है, और होता क्या, हो जाकर कनेक्ट हो जाता है, और वो तब तक कनेक्ट रहता है जब तक कि दूसरी बटन तुम नहीं प्रेस करो। समझ रहे हो? जब दूसरा बटन प्रेस करते हो तुम, तब ये कॉइल को डी एनर्जाइज कर देता है। समझ में आ रहा क्या है? तो जब तक दूसरा बटन प्रेस, ऐसा इसको दाब के छोड़ देते हो, रोटेट करते रहता है। और बोलना, जब तक इसको नहीं दाबते तब तो छोड़ता है क्या? जैसे देखोगे ये जैसे दाबोगे ना से बोल के छोड़ देगा। याद आया क्या बोल रहे हैं? इसमें कॉइल ऑपरेटेड होता है, ये कॉइल ऑपरेटेड। इसमें होता क्या है, जैसे तुम प्रेस करते हो, कॉइल में सप्लाई जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनने के चलते वो खींचा रहता है। जैसे जब दूसरा दाबते हो ना, इसका करंट, कॉइल का करंट काटता है वो, समझिए। और जैसे करंट काटेगा क्या हो जाएगा, ये डी एनर्जाइज होगा, मतलब मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होगा, और फिर क्या करेगा, वो तुरंत रिलीज कर देगा खटाक से। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे तूने प्रेस किया, उसमें कॉइल है, उसमें करंट गया, मैग्नेट बना, और वो जाके कनेक्ट है, उसके बाद तुम छोड़ दिए, वो छोड़ेगा नहीं, वो पकड़े रहेगा, मतलब स्विच को ऑन रखता है। समझ रहे हो? जब तुम ये दाबते हो इसको, ये करता क्या है, यहाँ के सप्लाई को कटता है, ये सप्लाई करता है, ये डीएनर्जाइज देता है, और उसको खटाक से करता है। याद आ गया? तो इस तरह से वर्क करता है, ये कॉइल ऑपरेटेड होता है। पहला बात समझ में? सर इसको क्यों बनाया जाता है कॉइल ऑपरेटेड? तो बेटा ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जब कहीं फॉल्ट हो, जब कहीं फॉल्ट हो तो इस कॉइल का करंट उस फॉल्ट के थ्रू फ्लो हो जाए, इस कॉइल का करंट उस फॉल्ट के थ्रू फ्लो होकर इसको डीएनर्जाइज कर दे। समझ रहे हो? ताकि फॉल्ट के ड्यूरेशन में ये अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दे। देखो फॉल्ट के समय करंट जीरो नहीं होगा, उस समय करंट जीरो, लेकिन जैसे फॉल्ट होगा उस करंट की पाथ अलग हो जाएगी। समझ रहे हो? और पाथ अलग होने के चलते होगा क्या कि करंट जैसे फॉल्ट होगा, देखो हमारे पास पर्पस ये है इसको डीएनर्जाइज करना। सुनो, मान के चलो बेटा ये कॉइल है, सुनते जाओ, कॉइल है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट गया तो फ्लक्स बना ना। अब जब फॉल्ट हुआ तो करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो किया। अरे जब फॉल्ट हुआ, कहीं फॉल्ट हुआ, इसका करंट देखो, ये तो सप्लाई करंट जा रहा था ना इसमें। अब मान के चलो यहाँ लोड में फॉल्ट हो गया, अब मोटर के अंदर थोड़ा ना फॉल्ट होगा, बाहर कोई फॉल्ट हुआ, अरे मोटर के अंदर के फॉल्ट को थोड़ा ही प्रोटेक्ट करेगा, बाहर को प्रोटेक्ट करेगा ना, बाहर के फॉल्ट को प्रोटेक्ट करता है ना, तो बाहर के आउटर फॉल्ट को प्रोटेक्ट। मान लो यहाँ फॉल्ट हुआ, तब तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, और जैसे अब पहले इधर गया था तो एनर्जाइज था, ये जैसे उल्टा क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज होगा, और जैसे ये डी एनर्जाइज होगा क्या होगा, ये छोड़ देगा, ऑटोमेटिक छोड़ देता है ना, ये छोड़ने की नीड ही नहीं है आपको। ये भी काम तुम किसके लिए करते हो, इसको डी एनर्जाइज करने के लिए करते हो, या फिर उल्टा करंट आ जाए तभी डी एनर्जाइज हो जाएगा, या तुम करंट इसका काट दो तभी डी एनर्जाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? तो करते क्या है हम लोग इसमें, जब किससे प्रोटेक्ट कर देता है, तो हमको ये किससे प्रोटेक्ट कर देता है हम लोग को, फॉल्ट से भी प्रोटेक्ट इसलिए लगाया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल स्विच ही डीओएल है। अच्छा वो मोटर इससे नहीं चलता है, इससे भी चलता है, ये डीओएल है, वो तुम कनेक्ट किया डीओएल, लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस का डीओएल है जो ना फॉल्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। और किस पे बेस्ड होता है, ये कॉइल ऑपरेटेड होता है। कितना समझ में आ गया?
ओके, बात ये है कि सर ड्यूअल स्टार्टर किस में यूज करोगे कि केवल और केवल छोटे रेटिंग के मशीन में यूज किया जा सकता है और जिसका शुरू में जो टॉर्क है वो कम है, ज्यादा लोड नहीं है उस पर, उसी में यूज करते हैं, जिससे पानी उनी चढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ध्यान देना है, समझ आएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी। देखो पहले जो क्वेश्चन पूछेंगे बताओगे और बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, परेशान हो, ठीक है। अरे इतना ठंडा मार रहा है यार, चिल्ड मार दे रहा है, कहाँ यार कोई देख तो, अरे बंद होने पर सब क्वेश्चन होने लग रहा है। वो नहीं होता है, एक्चुअल बताते हैं, एसी का काम केवल ठंडा करना नहीं होता, एक्चुअल में ये एयर, अंदर के एयर को बाईपास भी करता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तुरंत, क्योंकि जो भी घर बनाया जाता है एसी वाला वो ना एयर टाइट बनाया जाता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो आएगी नहीं इसमें बात ही, इसलिए ये एसी चलाना जरूरी होता है, जिससे हमें खर्चो हम लोग आता जरूरत होगा चलते रहेंगे। तो क्या हुआ कि ये स्मॉल रेटिंग के मशीन के लिए ही बनाया जाता है ड्यूअल स्टार्टर, और इसका मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को ना। हाँ कुछ टर्मिनोलॉजी हम बताएंगे, इस पे ध्यान दें। पहले ये बताओ जो पूछ रहा है, आई स्टार्टिंग को हम क्या शॉर्ट सर्किट करंट बोल सकते हैं एट ए टाइम ऑफ स्टार्टिंग? क्या स्टार्टिंग के समय रोटर शॉर्ट सर्किट होता है? स्टार्टिंग के समय रोटर शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं होता है? तो क्या इस स्टार्टिंग करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं? बोल सकते हैं आराम से। तो स्टार्टिंग के समय ये जो करंट फ्लो होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके नेक्स्ट, तो ये वोल्ट ना शॉर्ट सर्किट लिखा होता है, यानी कि डीओएल स्टार्टर में, सुनना, डीओएल स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होता है। लाइन सुनो क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या हुआ सर? सर एक इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन है, इस पे आप V1 अप्लाई किए, V1 अप्लाई किए, टोटल इंपीडेंस कितना है? Z1 प्लस Z2 डैश, बोलो हाँ या नहीं? टोटल इंपीडेंस कितना है? रेफर टू प्राइमरी साइड, Z1 प्लस Z2 डैश। तो ये टोटल इंपीडेंस हो गया ये वाला, टोटल इंपीडेंस हो गया ये वाला, और ये टोटल वोल्टेज आपने V1 अप्लाई किया है ना, तो इस वाले करंट को हम लोग बोलते हैं आईएसी, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें क्या क्या वैल्यू होगा बताते हैं, ये R1 हो गया प्लस R2 डैश रेफर्ड वैल्यू, R2 डैश प्लस J टाइम, या मैग्नीट्यूड लेना है तो केवल रूट ले सकते हो का स्क्वायर, प्लस x1 हो गया प्लस x2 डैश हो गया। ये समझ में आइए, तो इस वाले करंट को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, क्यों शॉर्ट सर्किट कहते हैं? क्योंकि एट ए टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो हमारा इंडक्शन मशीन होता है वो सेम एज शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है, इसलिए इस यही करंट होगा ना शॉर्ट सर्किट। अच्छा मान लो तुम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को शॉर्ट कर दो, यही करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? बोलना, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, समझ में आ गया ये? तो इसलिए इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। देखो जब भी बोला जाएगा स्टार्टिंग करंट में बेटा चेंज होगा, सुनना यहां से क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग करंट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट तो फिक्स होगा। उड़ गया दिमाग से, उड़ गया ना, शॉर्ट सर्किट करंट तो ऑलवेज इतना ही होगा। अब मान लो हम कुछ कर रहे हैं, वोल्टेज लगाए कुछ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करंट तो कम हो जाएगा, जैसे मान लो वोल्टेज को आधा कर दो, तो स्टार्टिंग करंट तो शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर नहीं होगा ना, अब शॉर्ट सर्किट के करंट का आधा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? शॉर्ट सर्किट करंट ये है, शॉर्ट सर्किट करंट है ये, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मान लो अब सप्लाई वोल्टेज किसी कारण से हम आधा कर दें, सप्लाई वोल्टेज किस कारण से आधा कर दें, तो उस समय स्टार्टिंग करंट कितना होगा? शॉर्ट सर्किट करंट का आधा। अरे ये वोल्टेज को सप्लाई को हम आधा कर दें तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा? पहले जितना शॉर्ट सर्किट करंट था उसका आधा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीओएल से स्टार्ट करते हैं तो जितना शॉर्ट सर्किट करंट होता है ना उतना ही करंट से वो स्टार्ट होता है, बोलो हाँ या नहीं? डीओएल स्टार्टिंग के समय डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में आप वोल्टेज को रिड्यूस करते नहीं हो, सेम होगा, सेम होगा ना स्टार्टिंग के समय, किस में? डीओएल में। लेकिन यही अगर हम वोल्टेज रिडक्शन मेथड में चले जाएं, इसे वोल्टेज मान लो आधा कर दें, उस समय स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट बराबर नहीं होंगे। अब स्टार्टिंग करंट जो है शॉर्ट सर्किट, जो स्टार्टिंग करंट है वो शॉर्ट सर्किट करंट का आधा होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? नहीं, उड़ गए ऊपर से, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनते
नहीं सुनो क्या है बेटा, सुनो, स्टार्टिंग करंट वो करंट है जिस करंट से मोटर स्टार्ट होगा, ठीक। शॉर्ट सर्किट करंट ये करंट है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा बढ़िया, अब मान लो हम ड्यूअल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करके वोल्टेज रिडक्शन मेथड, नेक्स्ट वाला वोल्टेज रिड्यूस मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब वोल्टेज रिड्यूस मेथड से स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो गया करंट, बाई 2 करो। तो पहले शॉर्ट सर्किट करंट कितना था V1 भाई, शॉर्ट सर्किट करंट इसको बोलते हैं बेटा, इसको, ये है शॉर्ट सर्किट करंट, ये है शॉर्ट सर्किट करंट। अब वोल्टेज आधा कर दिए तो एक्चुअली ये करंट कितना हो गया, ये तो आधा हो गया, यानी कि स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट का आधा हो गया। शॉर्ट सर्किट करंट कभी चेंज नहीं होगा, वो इतना ही होगा। अरे शॉर्ट सर्किट करंट तो इतना ही होगा ना, उसकी वैल्यू तो इतना ही होगी ना, वो रेटेड हो गई। लेकिन स्टार्टिंग करंट कम हो गया, और कितना हो गया, वो शॉर्ट सर्किट करंट का आधा हो गया, ये मीनिंग है इसका। समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है, क्लियर। देखो स्टार्टिंग करंट चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग करंट हो सकता है शॉर्ट सर्किट करंट का आधा हो, समझ रहे हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट कितना रहेगा ऑलवेज, वो इतना ही रहेगा, वो रेटेड होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब वो रेटेड वैल्यू होता है, कोई दिक्कत किसी को। हाँ, लेकिन ड्यूअल स्टार्ट करोगे तो तब स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट दोनों बराबर, यही एक मेन कॉन्सेप्ट है इसका, जिसको जो तुमको परेशान करता है, समझ में आया? चलो, तो अगर हम यहाँ देखें, यानी कि ड्यूअल स्टार्टिंग में ध्यान देना, यहाँ से अब अंतर समझते हैं। अगर ड्यूअल स्टार्टिंग में देखें तो हमारा स्टार्टिंग करंट ऑलवेज आईएस, मतलब स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों बराबर होंगे, सही बात है बेटा, शॉर्ट सर्किट करंट दोनों बराबर होंगे, क्लियर बात है यहाँ तक। अच्छा, तब देखो तो टी स्टार्टिंग बाई टी एफ एल इज इक्वल टू, हम लिख दे क्या सर, आई शॉर्ट सर्किट बाई आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल होगा, बोला है नहीं, ये क्या है, टॉर्क है। ये तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला हुआ कब का, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के, क्योंकि स्टार्टिंग करंट सर किसके बराबर है, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो चलिए आराम से इसका हेडिंग दीजिए, पॉइंट लिखते हैं फिर लिखिएगा, पहले पॉइंट लिखेंगे तभी इसको, पहले हेडिंग लिखोगे, लिखोगे इन दिस मेथड, in this method in this method in this method supply voltage is in this method supply voltage is directly connected to stator winding, supply voltage is directly connected to stator winding by push pull switch, by push pull switch, ब्रैकेट में यहाँ लिखे लिखे हुए हैं पुश पुल स्विच, इसी को बोलते हैं पुश पुल स्विच, बाय पुश पुल स्विच, समझ में आ गया ना, पुश पुल स्विच बाय पुश पुल स्विच। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, next point, it is used for a small rating machines, it is used for a small rating machines, it is used for a small rating machines, it is used for a small rating machines। next point, a small rating machine up to a small rating machines up to 3.3 किलो वोल्ट के भी बता रहे हैं। अच्छा वाट में चाहिए तुमको 5 किलो 5 एचपी, हाँ डेफिनेटली वो देखो किलोवाट में हम कन्वर्ट कर रहे थे एक्चुअली, 5 एचपी अप टू 5 एचपी, अप टू 5 एचपी, मतलब उसको किलोवाट में हम कन्वर्ट कर रहे थे एक्चुअली। और जो 5 एचपी का मोटर है ना वो 3.3 किलो वोल्ट का होता है, समझ गए ना, वोल्टेज समझ रहे हो, वोल्टेज रेटिंग अलग होती है, पावर रेटिंग अलग होती है, तो वोल्टेज रेटिंग बताया चेंज वहां से भी कर सकते हो। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पुश पुल स्विच इज कॉइल ऑपरेटेड स्विच, push pull switch is coil operated switch, push pull switch is coil operated switch, push pull switch is coil operated switch, which is also gives protection from fault, which also gives protection for
fault, which also gives protection from fault, protection for fault, which also gives protection for fault. Next point. चलो ये तो तुमको पॉइंट क्या ये लिखना है, लिखो। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिना किसी वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज पे जो करंट फ्लो होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। लिखो पहले लिख लो पॉइंट ही लिखो। आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट is a starting current, short circuit current is a starting current, short circuit current is a starting current at rated voltage, at rated voltage, short circuit current is a starting current at rated voltage। अच्छा ये कितने के बराबर होगा? ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम होगा इसका। अरे बोलना ये ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम हो गया। हाँ कॉपी करो, हाँ कॉपी करो। हो गया? ऑनलाइन स्टार्ट DOL बेटा अब देखो, यानी कि इस वाले में बेटा आप करंट कंट्रोल नहीं करते हो, एक्चुअल बात ये है ना। अरे बोलो ना, इस मेथड में हम कोई करंट कंट्रोल नहीं करते हैं। हालांकि ये छोटे रेटिंग के मशीन में ही संभव हो पाता है, क्योंकि उसकी इनर्शिया कम होती है और तुरंत स्पीड स्टार्टिंग छोड़ के पहुंच जाएगा ऊपर। समझ में आया? क्योंकि ज्यादा रेटिंग का करंट ज्यादा देर तक जब फ्लो करेगा तब जाकर शॉर्ट सर्किट होगा। सही बात ना? अरे बोलो ना, ज्यादा देर तक फ्लो करेगा ज्यादा रेटिंग करंट तो जाकर यहाँ पे क्या होगा, तुरंत फ्लो करेगा और तुरंत स्पीड पकड़ लेगा तो कम हो जाएगा ना करंट। गोल भी नहीं कर रहा। अच्छा स्पीड के बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, यस और नो? तो इसलिए ये वाली छोटी रेटिंग में संभव है। नेक्स्ट जो हेडिंग ले रहा है, स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस स्टार्टर, स्टार्टर रियो स्टेट भी कह सकते हो, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस स्टार्टर। ठीक है? अच्छा एज ए नेम इंडिकेट, स्टेटर में क्या लगाना है? रेजिस्टेंस लगाना है। या तो स्टेटर में आप रेजिस्टेंस लगाओ या देखेंगे कैसे होता है। सपोज करो, अच्छा ये मेथड आप स्पीड कंट्रोल में भी देखे हैं, सही बात है? अरे बोल भी नहीं करता है। अरे ये मेथड जो है तुम स्पीड कंट्रोल में भी देखे हुए हो, है ना? जिसको तुम क्या कहते हो, वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहते हो, वही है यहाँ। देखो हमारे पास लेट इट बी ये 3 फेज स्टार्टर था। आर वाई एंड ओके। ठीक है? अब देखो
यहाँ का जो वोल्टेज है बेटा, यहाँ का जो वोल्टेज है डेट इज, रुको तो एक मिनट, पहले सुनो, पहले जब ये नहीं लगा हुआ था, ये आर एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट आप कह सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका स्टेटर। चलो ध्यान देना है स्टेटर। सुनो, पहले यहां का जो वोल्टेज था, पहले यहां का जो वोल्टेज था वो बेटा V1 था, बोलना, बोल भी नहीं कर रहा, यहाँ का वोल्टेज V1 था, और क्या यही वोल्टेज यहां भी था, सप्लाई वोल्टेज भी यही भी था, बोला पहले ये नहीं है, जीरो है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम था। अब हुआ क्या, हम बीच में लगा दिए रेजिस्टेंस, हुआ क्या, हम बीच में लगा दिए रेजिस्टेंस, और अभी भी सप्लाई वोल्टेज कौन है, V1 ही है, अभी भी सप्लाई वोल्टेज मेरे पास, सप्लाई वोल्टेज कौन है, V1 ही है। लेकिन यहाँ जो स्टेटर के क्रॉस का वोल्टेज है अब वो कम हो जाएगा, किसना, जैसे तुम स्टार्टिंग मेथड स्पीड कंट्रोल में पढ़ के आए थे, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम होगा, और यहाँ पे अगर V1 लगाए हो तो यहाँ कुछ फ्रैक्शन से कम होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ये कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि लेट इट बी, मान के चलो कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो इसके एक्स फ्रैक्शन से कम हो गया, इसके एक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आधा हुआ तो 1/2, अगर इसका 75% बचा तो 0.7, समझ गए यहाँ तक, अरे बोलो ना, तो यहाँ का वोल्टेज ना सर कम हो गया, क्लियर। अच्छा, पहले यहाँ जो करंट फ्लो होता था उसको आप ISC कहते थे, शॉर्ट सर्किट करंट, बोलो ना हाँ या नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, जो रेटेड वोल्टेज पे फ्लो करे। अब अगर वोल्टेज कम हो गया एक्स के फ्रैक्शन से, तो करंट भी क्या हो गया, एक्स के फ्रैक्शन से कम हो गया, बोल समझ में आ रहा है आता। ISC क्या है, जब तुम रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उस समय जो करंट था वो ISC है, तुम पढ़ा क्या गया। अब हमने क्या किया सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वोल्टेज तो अभी वहीं पे वही है हमारा, लेकिन ये वोल्टेज कितना हो गया, एक्स टाइम V1 हो गया। अब एक्स टाइम V1 होने के चलते जो करंट है वो एक्स टाइम कम हो जाएगा, हम, मेरा पर्पस भी यही है कि हम स्टार्टिंग करंट को क्या कर सके, कम कर सके, और वो कम हो गया, बोला वो एक्स के फ्रैक्शन से यहाँ कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हो गया। अब इसका ड्रॉबैक सुनो है, इतना तो क्लियर है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के करंट को कम कर लिया, किस फ्रैक्शन से कम हुआ, जिस फ्रैक्शन से आपने वोल्टेज कम किया उसी फ्रैक्शन से यहाँ, ओके। थोड़ा बताना है यहाँ से, तो बताइए कि स्टार्टिंग के समय जब आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो कह रहे हैं करंट कम हो गया, और जब स्पीड कंट्रोल कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे करंट कम नहीं होगा, उतना ही होगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय रनिंग था, वहां पे कांस्टेंट लोड था। देखो तो बेटा यहाँ पे टॉर्क कम होगा कि नहीं होगा, और वहां पे तो बोल रहे थे टॉर्क कांस्टेंट है, समझाते हैं क्या चीज, समझाते हैं, टेंशन वाली, चलो आराम से आगे बढ़ा देंगे, समझो, ठीक है। ये करंट सर इतना हो गया, हुआ ना। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, टॉर्क स्टार्टिंग बटा TF इज इक्वल टू आई स्टार्टिंग बता होता है। अब जो है स्टार्टिंग करंट एस टाइम आई, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हुआ, इसका फोटो, हाँ तुम्हारा फोटो, मुंह तो ढका हुआ है, क्या ही फोटो खींचेंगे, चल थोड़ा, अरे देखो चुजा सुन, आई स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग के समय का जो करंट है वो बेटा एक्स टाइम ISC हो गया इस समय। देखो ये चेंज नहीं होता, शॉर्ट सर्किट करंट चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग करंट हो जाता है एक्स टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट फिक्स वैल्यू है, समझ में आया ना, इसलिए कंफ्यूज ना होगी, क्लियर, ओके। अब बताओ ये स्टार्टिंग करंट तो सर इतना हो गया, तो ये वैल्यू जो है x इंटू ISC डिवाइड बाई IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL हुआ, और यहां से अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क निकालते हैं वो कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर इंटू ISC बाई IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL हुआ। मीनिंग ये है कि पहले जितना टॉर्क मिलता था हमको स्टार्टिंग के समय, उसका एक्स स्क्वायर टाइम कम हो गया। मीनिंग ये है कि वोल्टेज अगर आपने आधा किया, वोल्टेज आधा किए तो 0.5 हुआ, अरे वोल्टेज कम ही करोगे ना तुम,
अरे वोल्टेज बढ़ा कौन देगा? वोल्टेज तुमने आधा किया तो करंट भी आधा हुआ, और आधा होने के चलते टॉर्क तो 1/4 हो गया ना। यानी कि डिफिकल्टी ये है कि यहाँ टॉर्क चेंज हो जाता है, और जब तुम वहां लोड लगा रहे थे स्पीड कंट्रोल में, वहां टॉर्क चेंज नहीं कर रहे थे, तो जब टॉर्क चेंज नहीं करोगे तो क्या करंट चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना। यही डिफिकल्टी है कि स्टार्टर में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट कम हो जाता है, क्योंकि टॉर्क कम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और वहां पे क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क तो मशीन की जनरेटेड वाली टॉर्क है ना, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और वहां पे क्या था, वो लोड पे डिपेंड करता है, तो वो तो कम कर किए नहीं हम, तो वहां करंट कम नहीं हुआ। समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, वो स्टेबल पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा था। अब ये तो स्टार्टिंग तो ये खुद जनरेट करता है ना, ये तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ टॉर्क कम हो जाता है और करंट कम हो जाता है रेजिस्टेंस लगाने से, समझ रहे हो? और वहां नहीं होता, वहां रेजिस्टेंस लगाने से करंट इतना ही होता। आई होप की क्लियरिटी मिल गई हमने। ठीक, ओके। तो बताओगे स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? एक्स स्क्वायर टाइम, यानी कि आप करंट को एक्स टाइम कम किए। मेरा पर्पस क्या था? 1/2 माने एक से कम है ऑलवेज, वो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.05 इस तरह है वो, है ना पॉइंट में। यानी कि ऑलवेज आपने वोल्टेज को कम किया तो करंट तो सर उसी फ्रैक्शन से कम हुई, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि टॉर्क सर एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन से कम हो गया। करंट आधा कम हुआ तो टॉर्क 1/4 हो गया स्टार्टिंग टॉर्क। समझ रहे हो? ये तो ड्रॉबैक हो गई। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये कौन करंट है? ये तो स्टेटर का करंट है, स्टार्टिंग करंट, और यहां करंट जो फ्लो होगा वो लाइन करंट। तो बताओ, तो यहाँ वही करंट इसमें भी फ्लो होगा जो यहाँ फ्लो होगा? बोल भी नहीं कर रहा है। यहाँ स्टार्टिंग करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज में है ना, सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ का भी करंट ना सर, ये लाइन करंट है बेटा, है ना। ये लाइन करंट जो है, ये भी सर एक्स इंटू आई एस सी हो रहा है। इसको आप क्या बोल दिया? लाइन करंट। यानी कि लाइन करंट एक्स के फ्रैक्शन से कम हुई, ध्यान देते जाओ। लाइन करंट, लाइन करंट एक्स के फ्रैक्शन से कम हुई। स्टार्टिंग करंट एक्स के फ्रैक्शन से कम हुआ, इसको शॉर्ट सर्किट करंट कर रहे हो। टॉर्क एक्स स्क्वायर के फ्रैक्शन से कम हुआ। ड्रॉबैक क्या है कि जो करंट है सर, ये दोनों एक्स के फ्रैक्शन से कम हो रही है, यानी कि सप्लाई भी हम एक्स के फ्रैक्शन से कम कर रहे हैं, लेकिन मेरा टॉर्क क्या हो जा रहा है? एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन से कम हो जा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, यही इसके ड्रॉबैक। चलो एक बार इसको कॉपी करो, कॉपी करके डन। बहुत इजी है भाई इसका, बस वही वो जो एक दो पॉइंट था ना, शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, समझ रहे हो? यही सब थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है। और ये करंट सर यहाँ कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाने से रह गया, घट गया, वहां नहीं घट रहा है, यही सब थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट पैदा करता है। हालांकि एक रियलिटी बताते हैं, जब पढ़ाना शुरू किए थे हम, चलो बंद करके बताएंगे ना। देखो एक्चुअल था ना ये, अंदर कीड़ा था मेरे। कीड़ा क्या था कि हर एक चीज कैसे होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, और क्यों होता है, इसके चलते हुए। भाई थोड़ा कम करना उसको। रिमोट कल उस वाले रूम में था, पता नहीं। बस 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 हो गया। गर्मी कर देगा, सीधे 25 कर दो अभी। कर रहा है ना भाई, चिल कर देना सीधे, मतलब मेरा तो मैं खड़ा हो रहा हूँ सीधे।
अब ठीक है ना? ड्यूल से बेकार है, बट स्टार्टिंग करंट तो कम करना है। पर्पस क्या है? स्टार्टिंग करंट तो कम करना है किसी हाल में ना। वो तो छोटी रेटिंग के लिए मोटर में ये तो लगानी ही पड़ेगी बड़ी रेटिंग की। चल लिखो, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, rotor resistance, sorry, external resistance, in this method, external resistance are connected, in this method, external resistance are connected in series with stator winding, in series with stator winding, in series with stator winding, hence stator voltage, hence देखो सप्लाई वोल्टेज नहीं, सप्लाई वोल्टेज ये है, स्टेटर की वोल्टेज ये है, ठीक है? स्टेटर वोल्टेज इज चेंज ब्रैकेट में लिखना रिड्यूस, चेंज मतलब रिड्यूस होगा, रिड्यूस बाय फ्रैक्शन x, बाय फ्रैक्शन x, बाय फ्रैक्शन x, बाय फ्रैक्शन x, hence स्टार्टिंग करंट। अच्छा स्टार्टिंग करंट मतलब कौन करंट? स्टेटर में जाने वाला करंट, स्टार्टिंग करंट एंड लाइन करंट, hence starting current and line current are also changed by fraction x, are also changed by fraction x. Starting current and line current is also changed by fraction x, but torque is changed by fraction x square, but torque is changed by fraction x square, but torque is changed by fraction x square, torque is changed by fraction x square. अभी भी ठंडा लग रहा है, ठीक है? ओके ठीक है, नेक्स्ट सुन दो बेटा, सुनोगे आराम से। यहाँ जब तुम रेजिस्टेंस लगाए, कुछ रेजिस्टेंस तो था नहीं पहले, ध्यान देना यहाँ से। देखो दो चीज है, एक रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है और तब तुम उल्टा में रेजिस्टेंस लगाए, पहले से लगा हुआ है और तब तुम रेजिस्टेंस लगाए और करंट घट गया, तब कॉपर लॉस घट जाएगा। पहले से रेजिस्टेंस हो तब, अगर यहाँ पहले से रेजिस्टेंस ही नहीं था और तब तुम लगाए तो करंट बढ़े या घटे, कॉपर लॉस तो बढ़ेगा ना। समझ में आया क्या बोले? देखो अगर मान लो पहले से किसी सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फिर तुम 2 ओम से 3 ओम किए तो करंट तो घटा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट तो घटा, तो इसमें कॉपर लॉस घट जाएगा। अब उसमें पहले से रेजिस्टेंस ही नहीं था वहां पे और तुम 1 भी ओम का लगाए तो करंट तो घटा, लेकिन इसमें कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। समझ में आया ना क्यों ऐसा? क्योंकि अब पहले था ही नहीं, अब कुछ भी करंट कम हो ज्यादा हो रेजिस्टेंस तो आया ना, तो लॉस तो बढ़ेगा ना, तो इसमें तो लॉस बढ़ेगा। बोलना है नहीं, मशीन तो ओवरहीटिंग में जाएगा, ठीक है? यानी कि इसकी ड्रॉबैक क्या है? जो भी आप यहां से एनर्जी दोगे, जो भी यहाँ पे एनर्जी जो होगा इसमें, वो ना हीट के फॉर्म में लॉस होगा। हीट लॉस कराता है ना, हीट के फॉर्म में लॉस। बोले हो गए इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, हाँ उसी में आगे बढ़ो। ड्रॉबैक क्या लिखो ना, पता चल जाएगा। इन दिस मेथड, in this method copper loss increases, in this method copper loss increases, in this method copper loss increases, copper loss increases, hence machine get overheated, hence machine get overheated, machine get overheated, machine get overheated। ओके अब सुनो, ठीक है क्लियर? मान लो इस रेजिस्टेंस के बदले अगर हम रिएक्टेंस लगा दी तब क्या होगा? वो तो हीट लॉस नहीं कराता। अरे रिएक्टेंस में तो हीट की लॉस नहीं होती, ड्रॉप भी होता है, वोल्टेज की ड्रॉप तो होती है बट हीट की लॉस नहीं होती। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं?
तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंस लगा दे, रिएक्टेंस समझते हो ना, इंडक्टर, हाँ जी, तो देख लीजिए जी। अब क्या किया हम, यहाँ पे एक्स एक्सटर्नल अगर लगा दे तो फिर तो वही काम होगा, वोल्टेज की ड्रॉप होगी, सो वन सबसे वही होगा। अंतर क्या होगा, यहाँ हीट का लॉस नहीं होगा, अब बोलो है नहीं, हीट का लॉस नहीं होगा, तो एफिशिएंसी तो मेंटेन हो जाएगी नहीं। अब बताते हैं कि जब तुम सीरीज में इंडक्टर लगाओगे तो पावर फैक्टर कम हो जाएगी। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा है, देख, दोनों में ही डिफिकल्टी है। जब तुम रेजिस्टेंस लगाते हो वो पावर फैक्टर बढ़ाता है, लॉस भी बढ़ा देता है, समझ रहे हो, ये लॉस तो नहीं बढ़ाता, पावर फैक्टर घटा देता है, इसलिए दोनों मेथड में कोई मेथड अच्छी नहीं होती। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखना, रेजिस्टेंस का लिख रहे थे हम लोग अभी, वो लॉस बढ़ाता है लिखे हैं, उसमें आगे लिख लोगे, ये लिखे है ना, लॉस बढ़ाता है, बोलना रहा मशीन गेट ओवरहीटेड। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसी में लिखो, आगे पॉइंट में लिखो, पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो पहले, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखो रे तुम, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज द पावर फैक्टर, बट external resistance increase the power factor, but external resistance increase the power। ठीक है यहां तक, अब समझ में आया क्या बोले। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिए, if if external resistance is replaced by, if external resistance is replaced by, if external resistance is replaced by reactor, replaced by reactor, then losses will not increase, then losses will not increase, but power factor get reduced, but power factor get reduced, but power factor get reduced। नेक्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट, समझ में आया, इसकी ड्रॉबैक समझ में आ गई हम लोगों को। अरे बोलना, और रेजिस्टेंस वाला होगा तो लॉस बढ़ा देगा, समझ रहे हो, हाँ, और रिएक्टर वाला होगा तो पावर फैक्टर घटा देगा, बोल में नहीं कर रहा है, समझ में आया। इसलिए ये मेथड दोनों अप्लीकेबल नहीं होते, अच्छे नहीं होते। अब जाते हैं किसमें, ऑटो। और दूसरा बात ये है कि बेटा यहाँ जितनी लाइन करंट होती है एक्स के फ्रैक्शन से वो भी कम होती है, एक्स के फ्रैक्शन से स्टार्टिंग करंट कम होती है, टॉर्क किस फ्रैक्शन से कम होता है, एक्स के स्क्वायर के फ्रैक्शन से कम होता है, ठीक है ना। यहाँ तक नेक्स्ट आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट, बोलो इनपुट केवीए, रिएक्टिव केवीए की बात कर रहे हो, हाँ, केवी एपरेंट पावर बढ़ाएगा, डेफिनेटली एपरेंट पावर बढ़ाएगा। तो हम लोग को देखो लॉस बेटा एपरेंट पावर के लॉस, रिएक्टिव पावर लॉस को लॉस नहीं कहते हैं ना, हम लोग एक्टिव पावर को, तो एक्टिव पावर लॉस तो नहीं कराएगा लेकिन पावर फैक्टर को रिड्यूस कर देगा जरूर। तो पावर फैक्टर में तो एक्टिव पावर में तो पावर फैक्टर आता है ना, तब तो पावर की कमी हो गई ना फिर, क्लियर, बोल हाँ, अब ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड करेगा, बाकी एफिशिएंसी कम होगी। चलो सब में ना ध्यान से देखोगे अंतर क्या है, क्योंकि सब है एक ही जैसा, ठीक है।
अच्छा याद करो तो थोड़ा सा, जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जब पढ़ा रहे थे तो उस समय ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन में लिखवाए थे कि इट इज यूज टू स्टार्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर। बोलो हाँ या नहीं, लिखवाए थे हम लोग? तो वहीं आ जाए देखना है। बोलो क्या बोल रहा है, क्या बढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ा दे, अभी जान जाएगा तो कैसे पढ़ेगा? सिविल की क्लास इतना मार मारेंगे तुमको, समझा? तो सुनो, देखो देखो बाद में बनाना, समझ जाओगे फिर बना लोगे आराम से। देखो हमारे पास, देखो हटाओ ना, देखो देखो, ये 3 फेज आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है और ये आपके स्टेटर है। पर्पस क्या है? स्टार्टिंग करंट को कम करना। पर्पस क्या है? स्टार्टिंग करंट को कम करना। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो यहां से लेके और यहां तक की वोल्टेज आपकी कितनी? V1 है। अरे बोल बेटा, यहां से लेके यहां तक की वोल्टेज कितनी है? V1। कब की बात बोले हम? जब कुछ नहीं है तब बोले। यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी, यानी कि DOL से स्टार्ट करें तो करंट कितनी फ्लो होगी? ISC फ्लो होगी। V1 लगाओगे, ISC फ्लो होगी, मशीन स्टार्ट होगा। चलो उसमें इनको कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या किया, हम लगा दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो टैप चेंजिंग होता है, बोलना याद आ गया? तो टैप चेंजिंग तो मैक्सिमम वोल्टेज तो V1 दे देगा ये। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज तो अभी V1 है, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी है? अरे V1 है। अरे यहाँ की वोल्टेज कितनी है? सप्लाई वोल्टेज तो अभी V1 है। अब दूसरी पर्पस में जा रहा है, तो सर यहाँ तो V1 है, लेकिन हमने सर यहाँ पे वोल्टेज की टैपिंग को कम कर रखा है, वोल्टेज की टैपिंग को कम कर रखा है। और मान लो कि ये एक्स के फ्रैक्शन में कम है, एक्स के फ्रैक्शन से समझ रहे हो ना? अब आधा वोल्टेज देंगे तो 1.5, ठीक है। तो जैसे सर एक्स के फ्रैक्शन में ये कम है, एक्स के फ्रैक्शन में ये भी करंट भी कम हो जाएगा, एज यूजुअल वैसे ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सर स्टार्टिंग करंट जो है, देखना है, स्टार्टिंग करंट एक्स टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, ठीक है। एज वेल एज अगर हम टॉर्क निकाले तो टॉर्क स्टार्टिंग एट FL इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम, डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक ना, आई शॉर्ट सर्किट बाई IFL का स्क्वायर इंटू SFL हो जाएगा। कोई दिक्कत तो ना है? तो सर यहाँ पे देखे क्या कि स्टार्टिंग करंट सर एक्स के फ्रैक्शन में कम हुआ, सर टॉर्क भी एक्स के स्क्वायर के फ्रैक्शन में कम हुआ। सही बात है बेटा? तो सर इसमें फायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो हम? कि सर यहाँ तो एक्स के फ्रैक्शन में कम हुआ, एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन में कम हुआ, फायदा ही क्या हुआ आपको? फिर तो वही काम कर रहा था। पहली फायदा ये कि बेटा ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, ये ट्रांसफार्मर में उतनी ज्यादा लॉस नहीं होती है। अरे बहुत कम होता है ना इसका, तो एफिशिएंसी 99% तक होता है ना? इसमें तो इतनी लॉस नहीं होती है जितना कि रजिस्टर लगाने से होता था। पहली पॉइंट ये मिली कि उतना लॉस नहीं होती है जितना कि उसमें होता है। या फिर इसकी पावर फैक्टर भी, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ज्यादा होती है इसका। और इंडक्टर का प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। अरे प्योर इंडक्टर का ही बात चल रहा था ना वहां पे। उसकी पावर फैक्टर होगी भी तो बहुत कम होगी, 1 के पास होगी, और इसकी पावर फैक्टर तो 8-9 के पास होती है। बोलना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसकी पावर फैक्टर भी मेंटेन रहेगी। तो इतना तो समझ में आया, ओके फाइन। उसके अलावा देखो क्या मिला विरासत में, कुछ ना कुछ तो विरासत में मिलता है ना। देखो क्या मिला विरासत में। चल सुन बेटा यहाँ पे, अरे देखो देखो, सुनना यहाँ से पहले। अच्छा इस समय बताओ यहाँ पे कितनी पावर है? यहाँ पावर कितनी है? ठीक है, केवीए रेटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर तो केवीए रेटिंग में ही लिखी जाती है। ट्रांसफार्मर की पावर तो केवीए रेटिंग में लिखी जाती है। तो यहाँ पे सर केवीए रेटिंग जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर V1 इंटू ISC है। बढ़िया चीज, ओके फाइन 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 फाइन। ऑटो ट्रांसफार्मर आइडियल वाला लेके हम समझ रहे हैं, जितना पावर इधर होगा उतना ही पावर इधर होगा। बढ़िया चीज है। सर यहाँ कहीं पावर कितनी है? इतना ही। लेकिन सर यहाँ का वोल्टेज है V1, तो करंट तो कम हो गया ना। इसका बताओगे करंट यहाँ कितना फ्लो हुआ? यहाँ करंट कितना फ्लो हुआ?
एक्स स्क्वायर एसी फ्लो बोलना है या नहीं? अरे यहाँ का पावर और यहाँ का पावर सेम होगा ना, बोल भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर इंटू आई एसी है। सर यहाँ पावर कितनी होगी? एक्स स्क्वायर इंटू आई एसी V1 होगी। V1 तो है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू कितनी हुई, तभी ना पावर होगा यहाँ पे बराबर। बोलो ना, क्या क्या मिला विरासत में, बोलो। लाइन करंट, सप्लाई पावर यहाँ कम हो गई। तो तुम पावर सप्लाई करते हो, सप्लाई पावर, सप्लाई का पावर भी किस फ्रैक्शन से कम हो गया? एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन से कम हो गया। पहले बार देखो तो सप्लाई पावर कितना फ्रैक्शन से कम हुआ था? वो एक्स के फ्रैक्शन से ही कम हुआ है। देखो ना, वोल्टेज V1 लगा हुआ है और करंट एक्स आईएससी है ना, है ना? तो कितना होगा? वोल्टेज इंटू करंट लगो तो कितना हुआ? वो तो उसी फ्रैक्शन, एक्स के फ्रैक्शन से कम हुआ। यानी कि एक्चुअल बात है कि सर सप्लाई करंट हुआ, वोल्टेज तो नहीं है, सप्लाई करंट जो है ना वो भी एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन से कम हुआ। तो हमको पावर की तो बचत हुई, ये मेथड एफिशिएंट मेथड तो हुआ, लॉसेस तो कम हुए। बोल भी नहीं कर रहा है, हाँ या नहीं? इसलिए ये मेथड जो है ज्यादा प्रिफर्ड है किस पे? रेजिस्टेंस कंट्रोल, जो भी आप रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मेथड। सर ड्रॉबैक क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर ड्रॉबैक है, एक्सपेंसिव मेथड है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक्सपेंसिव मेथड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये क्लियर हुआ कि इसमें लॉसेस कम होंगे, इसका पावर फैक्टर भी बेटर होगा उसके कंपेयर में, रिएक्टेंस वाले कंपेयर में, एज वेल एज सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर में क्या होता है? स्टार्टिंग करंट एक्स के फ्रैक्शन से कम होती है, नो डाउट। स्टार्टिंग वोल्टेज भी एक्स के फ्रैक्शन से कम होता है, इसमें भी नो डाउट। टॉर्क एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन से कम होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब वैसा ही है। एडवांटेज ये है इसका सप्लाई करंट भी एक्स के स्क्वायर फ्रैक्शन से कम होता है, जिस फ्रैक्शन से ये कम होता है उसी फ्रैक्शन से ये कम होता है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? बट इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, चलो कॉपी करो। चलो हो गया। लिख लिया? इन दिस मेथड, इन दिस मेथड लिखो। इन दिस मेथड लिखो, हो गया? इन दिस मेथड ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज, in this method auto transformer is used, in this method auto transformer is used to reduce, to reduce, to reduce stator voltage, to reduce stator voltage by fraction x,
to reduce a stator voltage by fraction x. Next point. Hence a starting current is also reduced by fraction x. A starting current is also reduced by fraction x. Whereas starting torque is reduced by fraction. Starting torque is reduced by fraction x square. Starting torque is reduced by fraction x square. Next point. Next. But the line current, next point. But the line current is also reduced. By fraction x square. Next point. It is efficient method. Then क्या resistance or rheostat control. It is efficient method than resistance and reactance starter. It is efficient method than resistance and reactance starter. Next point. It is very expensive as auto transformer. Is used. समझ में आ गया यहाँ पर? स्टार डेल्टा स्टार्टर. पहले समझ लो क्या सीन है. सुनो. रेंज नहीं, ये किसी भी रेंज में लग सकता है. ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई रेंज नहीं है. स्टार डेल्टा की रेंज है, डीओएल की रेंज है, स्टार डेल्टा की रेंज है, इसकी रेंज नहीं है, तो किसी में लग जाएगा. समझ रहे हो ये? लेकिन अंतर डिफिकल्टी क्या है इसकी? ये एक्सपेंसिव मेथड है. समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो. स्टार डेल्टा स्टार्टर एज द नेम इंडिकेट स्टार एंड डेल्टा. पहले बात सुनो क्या है. एक्चुअल बात यह है कि इस केस में जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है वो रनिंग के समय है डेल्टा में. मेरी जो स्टेटर वाइंडिंग एक्चुअली है किसमें? डेल्टा में है. बताओ डेल्टा में किस रेटिंग तक वोल्टेज को फील होता है? वो 3.3 किलो वोल्ट. यानी कि एक्चुअली ये उसी में एप्लीकेबल होगा जहां पे वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 3.3 किलो वोल्ट से कम है. अच्छा, इसमें होना क्या है कि जो आपकी वाइंडिंग है वो किसमें होनी चाहिए? वो डेल्टा में होनी चाहिए. ठीक है बेटा. यहाँ पे हाँ, स्टेटर की वाइंडिंग, स्टेटर की बात हो रही है स्टेटर साइड से, ये डेल्टा में होनी चाहिए. ये रनिंग के समय है ना. यानी कि एक्चुअल वाइंडिंग कैसी है? डेल्टा है. डेल्टा है. हम लोग स्टार्टिंग के समय उसको स्टार में कनेक्ट करके स्टार्ट किए, लेकिन वो है किसमें? डेल्टा में. बात समझ में आया? यानी कि ये कब का है? रनिंग का समय. फिर कॉन्सेप्ट में आएंगे, टेंशन ना लो. और ये स्टार्टिंग के समय आप स्टार्ट कैसे किए इसको? बोल नहीं कर रहा. स्टार्टिंग के समय आप स्टार्ट कैसे किए इसको? स्टार में स्टार्ट किए. ये स्टार हुआ और ये मात्र कब होगा? स्टार्टिंग के टाइम. ठीक है. याद है?
ओके सर। अब समझते हैं क्या क्या हुआ। आर वाई बी, ये स्टेटर है। क्या हुआ? हाँ? सब बोले तो थे थोड़ा सा क्लियरिटी में रहने को। चलो बोलो क्या दिक्कत है, बोलो, पूछोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिवाइज करना पड़ेगा डेफिनेटली। स्टार्टिंग स्पीड कंट्रोल एक ही जैसा है, समझ रहे हो ना, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। चलो सुनो, आराम से देखो यहाँ बेटा, अरे देखो, जब ये मशीन डेल्टा में था, मतलब कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे थे विथ स्टार्टर, तो यहाँ पे ड्यूएल लगाओगे। अरे सुनो अभी, फिर बोल देंगे पॉइंट सब, फिर बाद में चिल्लाते रहेगा कहां से आ गया सर, कहां से क्या बोल। इसमें ड्यूएल स्टार्टर से जब स्टार्ट करोगे, तो यहाँ के पास आपके पास वोल्टेज कितनी होगी? V1 होगी। यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी सर? V1 होगी। ये पर फेज में जो करंट फ्लो किया, वो करंट कितना है सर? आई शॉर्ट सर्किट है, समझते जाना आराम से। सर वोल्टेज ये है, आई शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, तो यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? √3 टाइम ऑफ आई शॉर्ट सर्किट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, ये कब का है? जब तुम उसी मशीन को विदाउट स्टार्टर स्टार्ट करते, मतलब जब डीओएल से स्टार्ट करते तभी ना लिखते हैं ना। अच्छा, ये आईएससी कब का करंट था? जब डीओएल से स्टार्ट करो उस समय करंट, ठीक है। तो अगर विदाउट स्टार्टर स्टार्ट करते, हमारे पास वोल्टेज कितना था? V1 था। अच्छा, वोल्टेज अवेलेबल वोल्टेज V1 ही है, अवेलेबल वोल्टेज V1 ही है। जो भी आप मेथड यूज किए, ऑलवेज हम सप्लाई वोल्टेज कितना लिए? V1 ही लिए। तो हमारे पास V1 वोल्टेज था। करंट कितना फ्लो हो रहा था पर फेज? आईएससी। तो यहाँ कितना फ्लो हो रहा था? √3। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये वही मशीन जब आप कैसे स्टार्ट करते थे ड्यूएल से, तो अब वही मशीन हम स्टार्ट करने के समय किसमें स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार में स्टार्ट कर रहे हैं। तभी तो स्टार डेल्टा स्टार्टर आया, यानी कि अब स्टार्ट करेंगे इसमें, लेकिन रन करेगा इसमें। पहले क्या था? रन भी इसी में करता था, स्टार्ट भी इसी में हो रहा था। समझ में आ रहा? हम देखो, अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है हमारे पास? सर V1 ही है। सप्लाई वोल्टेज कितना है? V1 ही है। बहुत मजा आएगा, देखना यहाँ से। सप्लाई वोल्टेज कितना है? V1 ही है, ठीक है भाई। अच्छा, क्या आईएससी पर फेज वोल्टेज बाटा पर फेज इंपीडेंस है? डेफिनेटली पढ़ा क्या है। अरे V1 भाई पर फेज इंपीडेंस लिए थे, तो ये आईएससी क्या है? पर फेज वोल्टेज बटा पर फेज इंपीडेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर यहां से लिखने जाओ तो आप लिख सकते हो कि सर आईएससी बराबर ना V1, ये पर फेज था बेटा, है ना, और Z1 प्लस Z2 डैश, ये पर फेज ही होता है सारा चीज ना, ये कैलकुलेशन। थ्री फेज के एक साथ करंट कैसे निकलोगे? पर फेज होता है सर। तो ये था, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आईएससी इसके बराबर था। अब हुआ क्या कि सर यहाँ पे था वोल्टेज V1, लाइन टू लाइन वोल्टेज V1 है ना। देखो तो वोल्टेज कितना रेशियो से कम हो गया? √3 हो गया। अब फेज पे वोल्टेज कितना हो गया? √3 हो गया। बोल भी नहीं कर रहे, √3 हो गया। बहुत बढ़िया सर, फेज पे ना वोल्टेज हो गया √3, तो फेज में जो करंट अब फ्लो होगा ना, फेज में जो करंट फ्लो होगा वो होगा सर IAC/√3। बोलो यस और नो, क्योंकि वही बाइंडिंग अभी भी है, तो इंपीडेंस तो अभी भी वही है। बोलेगा वही बाइंडिंग है तो इंपीडेंस तो अभी वही है, लेकिन यहाँ की वोल्टेज पहले कितनी हुआ करती थी? ये V1 हुआ करती थी, अभी वोल्टेज कितना हो गई? स्टार में होने के चलते V1/√3 हो गई। तो सर यहाँ तो करंट हो गया V1/√3। बोल समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अच्छा, तो डेफिनेटली वोल्टेज में रिडक्शन हुआ, और फेज वोल्टेज कम होती है स्टार में, तो वोल्टेज में रिडक्शन हुआ और करंट क्या हो गई? उसी फ्रैक्शन से कम हो गई। वोल्टेज किस फ्रैक्शन से कम हो गया? ये वोल्टेज V1 है, यहाँ की वोल्टेज कितनी है? V1/√3 है। तो V1 किस फ्रैक्शन से कम हुआ? वोल्टेज किस फ्रैक्शन से? सप्लाई वोल्टेज है, सॉरी स्टेटर की सप्लाई वोल्टेज पर किस फ्रैक्शन से कम हुई? 1/√3 हुई। तो करंट क्या हो गया? 1/√3। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया चीज है। तो सर टॉर्क क्या होगा? देखो तो बेटा,
स्टार्टिंग टॉर्क बाई TFL का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स का वैल्यू 1/3 लें अब, या फिर यहाँ पे देख रहे हो 1/3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, यानी कि हो गया ये 1/3 टाइम्स ऑफ ISC बाई IFL होल स्क्वायर। क्या सीखे पहले यहाँ पे बताओ, तो टॉर्क तो 1/3 हो जाएगी, स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 हो जाएगा, ये होना ही है क्योंकि करंट √3 टाइम हुआ है, 1/√3 हुआ है, तो टॉर्क बाई √3 होगी। कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पे, दिक्कत देखो क्या मिला, ठीक है, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, और बाई √3 भाई एक वैल्यू ज्यादा वैल्यू होता है, बाई √3 का मतलब समझ रहे हो ना, वो 1/√3 का वैल्यू होता है कितना, अरे √3 का वैल्यू ना होता है वो 86 है ना, 1/√3 का वैल्यू कितना हो गया, 2.6 के आसपास होगा ना, उस तरह से, मतलब बहुत कम होगा, कहने का मतलब ऑलमोस्ट आधा के आसपास होगा। अरे √4 होता तो आधा हो जाता, हाँ ठीक है ना, जो भी है उससे क्या ही मतलब है ना, ठीक। तो ये क्या होगा कि वोल्ट हमारे टॉर्क बहुत कम हो जाएंगे, ये तो 6% हो गया, 1/3 का मतलब ये तो कम हो गया, 33% हो गया, अरे 6 नहीं 33% हो गया, 1/3 बहुत 33, चलो तो ठीक है, तो 1/3 हो गया, नो डाउट। अब मीनिंग समझते हैं यहाँ पे और क्या दिक्कत, तो ये बता बेटा यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, सप्लाई से करंट कितना आ रहा है, सप्लाई से करंट कितना आ रहा है, लोड यही आ रहा है, अब इसमें तो फेज लाइन में सेम करंट होता है, अरे फेज लाइन में सेम करंट होता है, कितना आ रहा है ISC बाई √, यहाँ कितना आ रहा था, √3 आ रहा था, बताओगे सप्लाई करंट में कितना चेंज हुआ, 1/3 हुआ, अरे इधर √3 है, बाई √3 है, तो 1/3 नहीं हो गया, अरे √3 से मल्टीप्लाई है ये, और ये √3 से डिवाइड है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 1/3 नहीं हो गया, ये क्या सीखे बताइए, अरे ये तो लाइन करंट और फेज करंट इसमें सेम होता है, इसलिए ऐसे हो गया, तो कहते रहे 1/3 टाइम हो गया वो। अच्छा बोलो, अगर ये नहीं होता तो करंट कितना टाइम कम हुआ, √3 टाइम कम हुआ, अब तो कम हुआ ही है, इसके बाद डिवाइड भी है ये, तो 3 टाइम नहीं कम हो गया, हिडन चीज नहीं है ये, तो ये √3 से यहाँ मल्टीप्लाई है, अच्छा ये नहीं होता तब √3 टाइम कम हुआ, अब ये √3 टाइम ज्यादा है और ये √3 टाइम कम है, तो ओवरऑल रेंज 3 टाइम तो कम हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, वो कितना गुना कम है, √3 है, अब बेटा ये रेफरेंस से √3 ज्यादा है, वो रेफरेंस से √3 कम है, तो ओवरऑल वो कितना कम हुआ, इससे 3 गुना कम नहीं हो गया रे, चलो सुनो ISC का 1 एम्पियर ले लो, ISC बराबर 1 एम्पियर, ISC बराबर 1 एम्पियर ले लो, ठीक है, तो यहाँ कितना एम्पियर फ्लो हुआ, √3 एम्पियर, यहाँ कितना एम्पियर फ्लो हुआ, 1/√3 एम्पियर, ठीक है, बताओ इसका ये कितना गुना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे इसे आएगा, तो यही बोल रहे हैं कि 3 गुना कम हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा है, लोन ऐसे भी तो है, ये हम भी वैसे ही बोल रहे थे पहले कि ये √3 टाइम्स है, ये 1/√3 टाइम्स है, 3 गुना कम हो गया, इसमें ISC बाई √3 हुआ स्टार्ट, क्योंकि वोल्टेज हमने √3 लिया, तो करंट होगा फेज का वही लाइन में चला जाता है, इसलिए हाँ लाइन में चला गया, दोनों को मिला के वो 1/3 हो रहा है, दोनों को मिला के, हाँ क्योंकि इसमें भी कम हो रहा है और लाइन में भी कम हो रहा है, डेफिनेटली बात यही है, एक्चुअल बात यह है कि वोल्टेज तो √3 कर ही रहा है, लाइन में वहां पे मल्टीप्लाई होता है और वहां सेम करंट हो जाता है, तो उसके चलते भी एक और फैक्टर आ जा रहा है, यही चीज तुम पढ़ा रहे हो गया, समझ में आ गया, ओके, तो तुम क्या देखे आप पहले बताओ, देखे क्या कि सर सप्लाई करंट जो है वो 3 गुना कम हो जाता है, इससे 3 गुना कम हो जाता है, यानी कि ये सेम एज ऑटो ट्रांसफार्मर है, देखो ये रियोस्टेट जैसा नहीं है, रियोस्टेट में क्या होता था, सप्लाई करंट भी उसी फ्रैक्शन से कम होता था, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था,
सप्लाई करंट एक्सपायर के फ्रिक्शन से कम हुआ था, बोलो ना है या नहीं। तो ये सेम एज कैसे बिहेव करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जैसा बिहेव करता है, जिसकी एक्स की वैल्यू 1/√3 हो। तो बोलो एक्स की वैल्यू 1/√3 हो, तो करंट 1/√3 के फ्रिक्शन से कम होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी टॉर्क 3 के फ्रिक्शन से कम होगा और सप्लाई करंट 3 के फ्रिक्शन से कम होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर, बोलना है या नहीं। यानी कि सेम एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर बिहेव करता है, जिसकी फ्रिक्शन, देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी यही होता है, एक्स के स्क्वायर से टॉर्क कम होता है, टॉर्क, और उसी फ्रिक्शन से ये भी करंट भी कम होता है। लाइन इसमें भी वही हो रहा है ना, 1/3 हो रहा है टॉर्क, करंट भी 1/3 हो रहा है ना, बोला या नहीं। सेम एज कैसा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसकी फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है, √3 होगा तब ना 1/3 होगा ये, समझ में आ गया। सेम एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसमें फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू 1/√3 है। ये रियोस्टेट जैसा नहीं होता, ये एक्चुअल कैसा होता है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर जैसा होता है। अब बताओ ये अच्छा है कि खराब है, ये अच्छा है ना भाई, सप्लाई करंट भी 3 कर देता है, यहाँ जितना करंट लोगे उसका 1/3। समझ में आ गया, चलो कॉपी करो। एक और बचा हुआ कि कल देखेंगे, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर साइड से अभी तक जो भी पढ़े वो किस साइड से था, स्टार्टर साइड से था, बोलो ना रे। अरे अभी तक जो भी पढ़े वो किस साइड से था, ये दोनों में अप्लीकेबल होगा, दोनों मतलब किस में, हाँ कल जो पढ़ोगे वो खाली रोटर साइड से अप्लीकेबल होगा, एक ही होगा रोटर रेजिस्टेंस का। आ जाकर रिवीजन करेगा, ठीक है। कैसे दम तो इसी में है ना टॉपिक का, और तो कुछ है ही नहीं। अब कल से देखेगा हल्का फुल्का हवा उधर है, जो भी था आज था। सब चीज इजी चाहिए। देखो ये है क्या ना, ये सेम है, टफ नहीं है, ये सेम है, समझ रहे हो, वो एक ही जैसा है सब, इसलिए डिफरेंस दिखता है। लिख लिए तो बोलो, थोड़ा फास्ट लिख लो, टाइम हो गया है। हाँ भाई हमको तो क्लास लेना है ना अभी। हिलने डुलने लगते हैं रात तक। एज भी होते गया है ना, समझ रहे हो, पहले जैसा नहीं रहा ना यार, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले 13 घंटा तक क्लास लेते थे। हम्म, सुबह 7 से शाम के 8 तक, अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नहीं 2 बैच, गेट की 2 बैच, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक एक ठो था, 1 से 8 तक 7 घंटे था। लिख लिए, अब तो खत्म ही हो गया इंडक्शन मशीन। स्पीड कंट्रोल ब्रेकिंग स्टार्टिंग पढ़ लिया तो खत्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा है और इसमें आई होप कि ये जो है कल फिनिश हो जाएगा। हाँ इसका काम कल फिनिश हो जाएगा। अरे इसके बाद सिंगल पेज है भाई काम। नहीं देखो कल जो है हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इसमें तो एक मेथड ऑफ स्टार्टिंग बचा है, कोगिंग क्राउलिंग, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, और क्या बोला,
वही ना कॉगिंग कराउलिंग। तो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, और आ गया तुम्हारा इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर ये टॉपिक है 4 थ्री फेज के। थ्री फेज के 4 टॉपिक है, कल फिनिश हो जाएंगे। तो मोटर के हैं कोगिंग कराउलिंग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, 3 टॉपिक कल के हैं मोटर्स के। एक बच गया जनरेटर। जनरेटर तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा केवल एलोबरेट करना होता है। तो जनरेटर का काम खत्म हो गया, थ्री फेज इतना खत्म हो गया, बच गया सिंगल फेज। सिंगल फेज में लगेगा एक दिन, एक दिन बस, एक दिन का है वो। क्वेश्चंस बेटा वो थ्री फेज, पूरे सारे थ्री फेज है, वो सिंगल फेज, वो सारा थ्री फेज है। वर्किंग पढ़ाना नहीं है, स्पीड कंट्रोल पढ़ाना नहीं है, उसमें सारे थ्री फेज के हैं वो, समझ रहे हो। आइयो परसों तो यहाँ फिनिश हो जाएगा इंडक्शन मशीन, परसों इंडक्शन मशीन खत्म। हाँ वो नहीं, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर नहीं। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर में हम लोग को 3-4 मोटर पढ़ने होते हैं। इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होता है, रिलक्टेंस मोटर भी होता है, एससीसी मोटर भी होता है। तो ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के बाद, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर जो है ना, वो उसका कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मशीन में मिलता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। रिलक्टेंस मोटर जो है उसका कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस में मिलता है, तो वो सारे टॉपिक्स होंगे सिंक्रोनस के बाद। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो पढ़े, वो भी फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर है, लेकिन वो पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बाद। हाँ वो जो बच गए, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर इज ऑल अबाउट सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। जैसा सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर होगा ना, वैसे ही रिलक्टेंस मोटर होता है, वो पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर के बाद। स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर ये पढ़ेंगे उधर, समझ गए। लेकिन कल जो इंडक्शन मशीन इस पे बेस्ड है, हाँ इस पे बेस्ड है वो, तो उसको पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन के साथ। समझ में गया। यानी कि तुम्हारे फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर को हम 2 पार्ट में पढ़ाते हैं, इंडक्शन मशीन के साथ सिंगल फेज निकाल लेते हैं, और वो वाली सिंक्रोनस के साथ निकाल। समझ में आ गया। तो लिखो पहले इसके बारे में लिखो, लिखो this method is applicable, this method is applicable, this method is applicable where where this method is applicable where a stator winding is connected in delta, where a stator winding is connected to delta, where a stator winding is connected to delta, hence limited to 3.3 kilovolt, hence limited to 3.3 kilovolt, limited to 3.3 kilovolt. Next point, motor is a start, motor is a start in a star fashion, in a star fashion, लिखो in a star fashion मत लिखो, motor is a start in a star and run in delta, motor is a start in a star and run in delta. Next point, a start in a star, run in delta. Next point, स्टार्टिंग करंट, चलो स्टार्टिंग करंट किस फ्रैक्शन से रिड्यूस होगी, 1/√3 है ना। स्टार्टिंग करंट रिड्यूस बाय फ्रैक्शन 1/√3, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस बाय फ्रैक्शन 1/√3, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस बाय फ्रैक्शन 1/√3, कॉमा टॉर्क, टॉर्क टॉर्क मतलब कौन टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस बाय फ्रैक्शन 1/3, starting torque reduced by friction 1/3, whereas line current also reduced by line current also reduced by fraction 1/3, also reduced by fraction 1/3. Next point, it is similar to auto transformer starter, it is similar to
auto transformer starter, it is similar to auto transformer starter having fraction x, having fraction x equal to, having fraction x equal to 1/√3। हाँ, इसका फिक्स वैल्यू है। हाँ, 1/√3 को या 0.577 होता है वो 1/√3 का वैल्यू, तुम उस समय सोच रहे थे 0.577 होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या देखे कि सिमिलर कैसे है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई हम रेजिस्टेंस वगैरह यूज नहीं किए, लॉस वगैरह तो होगा नहीं इसमें, लॉस तो बढ़ा नहीं, समझ में आया। इसलिए ये क्या है, एफिशिएंट मेथड है, इट इज। लेकिन इसकी डिफिकल्टीज क्या है, 3.3 किलो वोल्ट तक ही वैलिड है, क्योंकि ये डेल्टा वाइंडिंग में ही वैलिड है, ठीक है। जो लेस वोल्टेज के हैं 3.3 किलो वोल्ट, समझ रहे हो ना, हाई वोल्टेज रेटिंग में ये अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे बाइंडिंग कैसी होती है, स्टार। अगर वाइंडिंग ही स्टार है तब ये थोड़ा काम करेगा, थोड़ा काम करेगा, पहले वाइंडिंग स्टार कहां काम करेगा, ठीक है। इट इज efficient, it is efficient, it is efficient, it is efficient and economical method, it is efficient and economical method। इकोनॉमिकल क्यों बोले, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वगैरह की यूज नहीं होती है, ठीक है। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मेथड, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हो गया, कैची लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं लगता तो इकोनॉमिकल भी हुआ ना, ये एफिशिएंट तो हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 मेथड